हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 2 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो चलो उसको डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो सेल की ये सेल है, इसकी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है ये होती है दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मेन जो वर्क होता है वो सेल के अंदर जो कंटेंट होता है उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे सेपरेट करके रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन इट एंड आउट ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिट करता है, अलाउ करता है कि कोई भी मटेरियल है वो सेल के अंदर जाएगा या कौन सा पार्ट है वो सेल से बाहर जाएगा। मटेरियल की बात हो रही है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये प्रिवेंट करती है और भी मटेरियल्स के लिए। सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ उन्हीं चंद चीज़ों को जाने देती है जिसकी ज़रूरत होती है सेल में बाहर जाने के लिए या सेल के अंदर जाने के लिए। तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें है हमारा हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। हाउ डज सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। कि जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो सेल के अंदर या सेल के बाहर कैसे होता है, किस तरीके से होता है। सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो हमारी गैसेज हैं, जैसे हमारी CO2 है या O2 है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल से बाहर जाती हैं और सेल से अंदर जाती हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अर्लियर चैप्टर। हम पुराने चैप्टर्स में, पहले वाले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन क्या होता है। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, ये कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी मटेरियल है या कोई भी सब्सटेंस है वो हमेशा लो की तरफ मूव करता है। अगर इस ग्लास में पानी फुल भरा हुआ है तो वो हमेशा उस ग्लास की तरफ मूव करेगा जहाँ पानी कम है, यानी हाई कंसंट्रेशन से वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में जाता है। हाई कंसंट्रेशन से वो हमेशा लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल when, for example, some substance like CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell। इसमें बोल रहे हैं उसी तरीके से कुछ चीज़ें सिमिलरली होती है सेल में। फॉर एग्जांपल CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट। वो क्या है, एक सेलुलर वेस्ट होता है सेल बॉडी में हमारी, और उसको एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत हमें होती है। एक्यूमुलेट्स इट हायर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। In cells external environment the concentration of CO2 is low as compared to the inside the cell। अब इसमें मैं शॉर्ट में बताऊँ, इसमें ये बोल रहे हैं कि सेल के अंदर एक तो वो वेस्ट है, जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो सेल के अंदर उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उसके एनवायरनमेंट में उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होता है, जब हम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो CO2 है वो एक्सक्रीट आउट करने लग जाती है, जो कि क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वो मूव करती है। रीजन ऑफ द हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करती है, लो कंसंट्रेशन में CO2 मूव करती है। सिमिलरली इसमें बोल रहे हैं सिमिलरली कि हमारी जो O2 है, ऑक्सीजन है, वो एंटर करती है सेल में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन O2 inside the cell decreases, thus the diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and the external environment। इसमें बोल रहे हैं सेल से सेल का एक्सचेंज करवाना या सेल का आउटर एनवायरनमेंट से यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करवाने का काम जो है वो हमारा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। सेल के अंदर सेल हो या सेल से बाहर, O2 की बात कर रहे हैं तो O2 का ये कि O2 का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, यानी O2 बाहर ज़्यादा है और अंदर कम हो चुकी है क्योंकि वहाँ CO2 प्रेजेंट ज़्यादा हो। तो क्या होगा कि CO2 हाइयर हो गई है अंदर, तो CO2 बाहर मूव करेगी और ऑक्सीजन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है, इसलिए वो इंटरनली, यानी यहाँ के लिए हाई कंसंट्रेशन O2 का एनवायरनमेंट में है और सेल के अंदर उसका लो कंसंट्रेशन है। तो ऑक्सीजन जो है हमारी O2 है, O2 जो है हमारी वो क्या करेगी, यहाँ से O2 यहाँ से आउटर एनवायरनमेंट से अंदर मूव करेगी। ये O2 का हो गया, क्योंकि CO2 वेस्ट है तो वो एक्सक्रीट आउट होगी, बट जो O2 है वो एक यूजफुल मटेरियल है, बॉडी के लिए यूजफुल गैस है, तो वो क्या करेगी, उसके अंदर इंटरनली मूव करेगी। वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसमें बोले वो भी ओबे करता है, वाटर भी जो है वो इस रूल को ओबे करता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। जब हमने गैसेस का देखा तो वहाँ हमारा डिफ्यूज़न था, बट अब हम जब यहाँ वाटर का देख रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा ऑस्मोसिस आ गया है। क्या आ गया, ऑस्मोसिस। गैसेस के लिए हमारा डिफ्यूजन है, वाटर के लिए हमारा यहाँ पर ऑस्मोसिस है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। इसमें बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर के मूवमेंट तब भी अफेक्ट होता है जब ये होता है कि वाटर के अंदर क्या डिजॉल्व है ना, वाटर के अंदर क्या अमाउंट है या क्या सब्सटेंस है जो डिजॉल्व है। Thus, osmosis is the net diffusion of water across selectively permeable membrane toward a higher solute concentration. इसमें भी सेम है कि हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में वाटर मूव करता है। What will happen if we put an animal cell or plant cell in a solution of sugar or salt in a water? अब हम बोल रहे हैं प्लांट सेल को या एनिमल सेल को अगर हम शुगर या सॉल्ट के वाटर में रखते हैं, एक सोल्यूशन बनाया है हमने जो एक तो शुगर का है हमारा और एक सॉल्ट का है, और उसमें अगर हम प्लांट सेल या एनिमल सेल को डालते हैं तो वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हमारा क्या होगा, वन ऑफ द थ्री थिंग्स हैपन। अब यहाँ पे तीन चीज़ें होंगी तुम्हारा। फर्स्ट तुम्हारा एक सोल्यूशन होगा हाइपोटोनिक, सेकेंड तुम्हारा एक होगा हाइपरटोनिक, ठीक है। अब हम इनको पढ़ेंगे। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग, मैं इनको ना शॉर्ट में बता दूंगी। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर कंसंट्रेशन देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस सच ए सोल्यूशन। इसमें बोल रहे हैं कि मान के चलिए ये मैंने सोल्यूशन लिया है, इसके अंदर ये सोल्यूशन है, यहाँ मैंने सेल डाल दिया है। अब मैं ये देखूंगी इस सेल के अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है। अगर यहाँ पर उस चीज़ की कमी है जो बाहर के अमाउंट में ज़्यादा है, मतलब अगर वो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो मैं ये देखूंगी कि क्या हो रहा है इस जगह पे। तो क्या होगा कि मान के चलिए शुगर का अमाउंट बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो वो बाहर से उस वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। जब किसी चीज़ को सेल एब्जॉर्ब करके फूल जाए उसको हम हाइपोटोनिक कहते हैं। जब वो सेल के अंदर मूवमेंट, कंसंट्रेशन वही है कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा था और अंदर कम था, इसलिए वो हाई से लो के अंदर मूव कर रहा था, ठीक है, पर वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा है वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन will leave the net overall result the water enter the cell is likely to swell up। इसमें बोल रहे हैं कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रीली मूव कर सकते हैं, बट अगर कंसंट्रेशन वाली बात करें तो जो इंटरनल कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो उसके अकॉर्डिंग वो मूव करता है। तो यहाँ पर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ कि हमारे सेल के पास लो कंसंट्रेशन था और आउटर मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा था, तो जो वाटर था वो सेल के अंदर मूव किया और जो सेल था वो हमारा स्वेल अप हो गया। मैं इसका एक अच्छा वाला आपको एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। पहले इस टॉपिक को एंड करते हैं, देन मैं एक अच्छा वाला एग्जांपल दूंगी आप लोगों को इसका।
नेक्स्ट है इसमें, इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सच सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें बोल रहे हैं वहाँ पर कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होगा जहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में सेम है, इक्वल है, वहाँ पर कोई भी वाटर मूवमेंट नहीं होगा, उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि सेल विल स्टे द सेम, क्योंकि कंसंट्रेशन ना किधर भी हाई है ना किधर भी लो है, तो वाटर मूवमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट इसमें है हमारा, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट देयर इज अ वेरी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन नोन एज हाइपरटोनिक। इसमें बोल रहे हैं अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, जैसे ये हमारा ग्लास है, ये हमारा सेल है, इस हर सोल्यूशन में कम है वो और हायर कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है, तो सेल से वो आउटर की तरफ मूव करना वाटर के मॉलिक्यूल्स स्टार्ट कर देंगे और उस मूवमेंट में क्या होगा कि हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, नॉर्मल से वो सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा साइड में, है ना। उसको हम बोलते हैं, इस मूवमेंट के वाटर को मूवमेंट के बोलते हैं हम, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है ये। तो इसमें क्या था, ऑस्मोसिस इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा वाला एग्जांपल देती हूँ। पहला हमारा था हाइपो, देन था हमारा आइसो और फिर था हमारा हाइपर। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमने लिया किशमिश, रेजिन्स जो होती हैं किशमिश ली, अगर उस किशमिश को हम किसी पानी में डालते हैं, उस किशमिश को मैंने अगर उस किशमिश को मैंने पानी में डाला, किस चीज़ के लिए, हाइपो की बात हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगी, जो किशमिश है वो हमारी स्वेल्ड अप हो जाएगी। इसका मतलब कि बाहर कंसंट्रेशन वाटर का ज़्यादा था और किशमिश के अंदर कम था, रेजिन के अंदर, तो उसने बाहर से वाटर को उसको क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया और वो स्वेल अप हो गई। ये हमारा हो गया हाइपोटोनिक। अब मैं लेती हूँ आइसोटोनिक का एग्जांपल। तो यहाँ मैंने एक पानी लिया ग्लास में, उसमें डाल दिया एक अंगूर, क्योंकि जो किशमिश है वो अंगूर यानी ग्रेप से ही बनती है, मैंने उसके अंदर एक ग्रेप डाल दिया, तो क्या ग्रेप फूल जाएगा? नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में कंसंट्रेशन है, ना ही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है ना इंटरनल एनवायरनमेंट में कम है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो दोनों का ही इक्वल है। नेक्स्ट अगर मैं लूँ तो हाइपर की बात करते हैं। इसमें मैं बात करूँगी कि मैं यहाँ इसको पानी में नहीं डालती हूँ, एक ग्रेप लिया मैंने, मैं इसको पानी में नहीं डाल के नॉर्मली किसी एक वार्म एनवायरनमेंट में रखती हूँ। तो अगर मैं जब इसे वार्म एनवायरनमेंट में रखूँगी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इसका जो लेवल होगा कंसंट्रेशन वो लो होगा और इसके अंदर इसका लेवल जो होगा कंसंट्रेशन वाटर का वो हाई होगा। तो क्या होगा कि वो इंटरनल से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मूव करेगा। ये हमारा हो गया हाइपर, जिस पे क्या होगा कि हमारा जो अंगूर हो गया, ग्रेप है जो, वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा वो। तो तीनों एग्जाम्पल आपको मिल गए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमारा है, क्या चल रहा है, यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। चलो इसको ख़त्म ही करते हैं पहले। ओके, इसमें बोल रहे हैं यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जो यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल, और मोस्ट प्लांट सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर कहाँ से लेते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर को लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट ऑल्सो इन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। इसमें बोल रहे हैं जो एक प्लांट है हमारा, उसकी जो रूट्स हैं, उन रूट्स के थ्रू ही प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। तो यहाँ पर भी जो प्लांट में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं, उनके थ्रू ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो प्लांट होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। द डिफ्यूजन इज एन इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस है जो कि क्या है, गैसेज और वाटर के लिए सेल की लाइफ में। नहीं होगा तो CO2 बाहर नहीं जाएगी, O2 इनटेक नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा और अदर सब्सटेंस जो भी हैं वो मूव नहीं करेंगे। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट यूज ऑफ एनर्जी। इसमें बोल रहे हैं
कि हमारा जो सेल है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट होता है, जिससे वो और भी सब्सटेंस को अपने अंदर गेन करता है और अपनी लाइफ को मतलब अपने आप को ग्रो और जिंदा रखने की कोशिश करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ फ्लेक्सिबल एंड इट मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है और फ्लेक्सिबल होती है। और वो कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे? लिपिड होते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ फैट, और प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रिपेयरिंग में बहुत हेल्प करते हैं बॉडी के लिए। मैं अदर भी आपको नोट पॉइंट बताती जा रही हूँ। हाउ एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसमें जो अदर एग्जाम्पल है आगे है हमारा, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल द सेल to engulf in food and other material from its external environment। कि जो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे क्या होता है, वो अपने आप को काबिल बना पाती है फूड को अपने अंदर एनगल्फ करने के लिए, यानी निगलना बोल सकते हैं आप लोग, यानी वो अपने अंदर ले इनटेक करवाने की और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करवाने की कैपेबिलिटी रख सकती है ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सच प्रोसेसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसमें है अमीबा एक्वायर इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। जो हम अमीबा है, यूनिसेलुलर है, वो अपना जो फूड है वो इसी प्रोसेस से एनगल्फ करता है। ओके, नेक्स्ट इसमें हमारा जो है वो सेल वॉल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेल वॉल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके। ओके, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा है। प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जो कि कल अपलोड होगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।